हेलो फ्रेंड्स, आज हम मूल्य के सिद्धांत पर निर्भर मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत का विवेचन करने जा रहे हैं, जो कि पूंजी में श्रम के शोषण की व्याख्या करता है। पूंजीवादी समाज में उत्पादन के विभिन्न साधन तथा मशीन आदि पूंजीपति के ही हाथ में होते हैं। वस्तु का मूल्य उसमें लगे हुए मूल्य के बराबर होता है। अर्थात यदि वस्तु 50 रुपये की है तो इसका अर्थ यह है कि इसमें लगा हुआ मूल्य श्रम का ही लगा हुआ है। परंतु पूंजीवादी समाज में श्रम का जो मूल्य दिया जाता है वह निर्मित वस्तु के मूल्य से बिल्कुल पृथक कर दिया जाता है। यह पृथकता इस तरह होती है कि पूंजीवादी जो व्यवस्था है उसमें श्रम भी एक वस्तु है और उसकी जो कीमत दी जाती है वह श्रम के उत्पादन के लिए आवश्यक वस्तुओं के मूल्य के बराबर होता है। श्रमिक भी एक मशीन के समान ही होता है और जैसे एक मशीन को चलाने में कोयले इत्यादि को खर्च करना पड़ता है, वैसे ही श्रमिक से काम लेने में उसको खिलाना पिलाना पड़ता है। अर्थात जो मजदूरी उसे मिलती है वह उसके जीवन निर्वाह के व्यय के बराबर होती है। यहाँ मार्क्स ने रिकॉर्डो के मजदूरी के सिद्धांत को स्वीकार किया है। इसका अर्थ यह है कि मजदूर को उतना ही धन दिया जाता है जो कि उसके जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं के मूल्य के बराबर हो, परंतु उसके उत्पादन की कीमत को अधिक मूल्य पर बेचा जाता है। सामान्य अवस्था में मनुष्य जिस मूल्य के धन का उपभोग करता है उससे अधिक मूल्य पर धन पैदा करता है। यह भी श्रम के घंटों के हिसाब से होता है। माना किसी कारखाने में मजदूरों ने 10 घंटे में कोई वस्तु बनाई। वस्तु का उस असली मूल्य 10 घंटे श्रम के बराबर होता है। मजदूरों को जो मजदूरी दी जाती है वह उनके खाने पीने के मूल्य के बराबर होती है। खाने पीने पर जो वो वस्तुएं खरीदेंगे उनके बराबर होती है, जिनके उत्पादन में मान लीजिए 4 घंटे का श्रम लगता है। इसका मतलब यह हुआ कि 10 - 4 यानी 6 श्रम घंटों की बचत हुई। यही सरप्लस वैल्यू या अतिरिक्त मूल्य है, जिसे मार्क्स ने मेहरवर्थ कहा है। मजदूर प्रथम 4 घंटों तक तो अपनी असली मजदूरी पाता है, किंतु बाद के 6 घंटों के लिए उसे कुछ भी नहीं मिलता। यह बेगार या सरप्लस लेबर है। उद्योगपति इसी अतिरिक्त श्रम की मात्रा को बढ़ाना चाहता है क्योंकि यही उसके लाभ का स्रोत है। इसको बढ़ाने के लिए उनके पास कुछ उपाय होते हैं। जैसे पहले तो काम के घंटों को बढ़ा दिया जाता है, जिससे कि उत्पादन और मजदूरी का अंतर अर्थात सरप्लस लेबर को बढ़ाया जा सके। यदि काम के घंटे 10 से बढ़ाकर 11 कर दिए जाए तो स्पष्ट है कि अतिरिक्त आय 6 से बढ़कर 11 - 4 = 7 हो जाएगी। पूंजीपति सदैव वही करना चाहता है। दूसरा तरीका है उन वस्तुओं की कीमतों को घटा देना जो मजदूरों के उपभोग के लिए आवश्यक हैं। यदि मजदूर के भोजन आदि के उत्पादन में 4 घंटे का श्रम लगता है तो उसे किसी प्रकार से 3 घंटे का कर देना, यानी गल्ले की कीमत घट जाए तो मजदूरी भी कम हो जाएगी और उद्योगपतियों का आधिक्य बढ़ जाएगा। मशीनों ने उपभोक्ता माल जैसे कपड़ा, जूता आदि का तथा गल्ला आदि का मूल्य कम कर दिया है। अतः इस प्रकार उद्योगपतियों को अधिक लाभ हुआ है।
तीसरा तरीका है मजदूरों के काम की तीव्रता को बढ़ा देना। इसमें कार्य का मूल्य तो नहीं बढ़ता है परंतु लागत कम हो जाती है। बच्चों तथा स्त्रियों से काम लेना अन्य विधियां हैं। इसी प्रकार से पूंजीवादी व्यवस्था में श्रम का शोषण किया जाता है। इस प्रकार पूंजीवादी व्यवस्था में श्रम का शोषण अनिवार्य है। पूंजीवादी उस पिशाच के समान है जो दूसरों का रक्त पीकर जीवित रहता है तथा उनको जितना अधिक रक्त मिलता है उतना ही अधिक वह पुष्ट हो जाता है। मार्क्स ने बताया है कि पूंजीवादी व्यवस्था ने मुद्रा ने शोषण को और अधिक सरल बना दिया है। पूंजीवाद से पूर्व वस्तुओं का परस्पर अर्थात मुद्रा के माध्यम से भी विनिमय अपने उपभोग के लिए होता था। अर्थात मनुष्य गेहूं को बेचकर पैसा प्राप्त करता था और पैसा देकर कपड़ा प्राप्त करता था। विनिमय की पद्धति उस समय इस प्रकार से थी, C-M-C1। यहाँ C वस्तु है, M मुद्रा है और यहाँ पर C1 का अर्थ है उपयोगिता का लाभ। यहाँ पर C1 की उपयोगिता C से उपयोगिता से अधिक है। यह उपयोगिताओं का विनिमय था। पूंजीवाद में विनिमय लाभ के लिए अर्थात अधिक मुद्रा पाने के लिए होता है। अतः विनिमय प्रणाली इस प्रकार से हुआ करती थी, M-CM- या M1। अन्य शब्दों में मनुष्य मुद्रा देकर वस्तु खरीदता है और उसे बेचकर अधिक मुद्रा प्राप्त करता है। माल का उत्पादन उपभोग के लिए बाजार के लिए होता है। पूंजीवाद से पूर्व मुद्रा थी परंतु पूंजी नहीं थी, क्योंकि मुद्रा का काम केवल विनिमय का काम करना था, परंतु पूंजीवाद में मुद्रा का काम शोषण करना हो गया। मुद्रा के अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत के विषय में अलेक्जेंडर ग्रे ने लिखा है कि मार्क्स का यह सिद्धांत 2 वाक्यों में लिखा जा सकता है। पहला तो ये कि यह संपूर्ण मूल्य श्रम से उत्पन्न होता है और दूसरा यह है कि मजदूर को केवल जीवन निर्वाह का व्यय मिलता है। बाकी का अंतर पूंजी द्वारा किया गया शोषण है। अतिरिक्त मूल्य की दर क्या होती है? मार्क्स ने यह भी समझाया कि पूंजीपति की बचत का अनुपात कितना होता है। उन्होंने पूंजी के बारे में 2 प्रकार की पूंजी के बारे में बताया। स्थिर पूंजी अर्थात कच्चा माल या मशीन, इसे सी कहा, और दूसरी चल पूंजी। यह पूंजी का वह भाग है जो मजदूरों को मजदूरी देने में काम आती है, इसे वी कहेंगे। अर्थात कैपिटल या पूंजी इज इक्वल टू C+V। मार्क्स ने कहा है कि वस्तु का मूल्य चल पूंजी की मात्रा से बदलता है, स्थिर पूंजी की मात्रा से नहीं। वस्तु के मूल्य में 3 तत्व हैं। पहला स्थिर पूंजी, दूसरा चल पूंजी और तीसरा बचत, यानी वैल्यू इज इक्वल टू C+V+S। यह सूत्र एक वस्तु के विषय में भी लागू होता है और देश की राष्ट्रीय आय के बारे में भी लागू होता है। उत्पन्न धन को इस राशि में से धन मिलता है। V मजदूरी का पर्याय है। S में से लाभ, ब्याज और लगान मिलता है। कुल पूंजी में स्थिर पूंजी के अनुपात को मार्क्स ने पूंजी का रचनात्मक संगठन कहा है। उनके अनुसार O इज इक्वल टू C/C+V। यहाँ पर O ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल यानी पूंजी का रचनात्मक संगठन है। मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत से
यह निष्कर्ष निकलता है कि अधिक लाभ कमाने के लिए उद्योगपति स्थिर पूंजी सी की मात्रा को कम करेगा और चल पूंजी वी की मात्रा बढ़ाएगा, अर्थात मशीनें कम रखेगा तथा आदमी अधिक रखेगा। यहाँ यह बताना आवश्यक है कि व्यवहार में उद्योगपति इसका उल्टा ही करते हैं। अब कार्ल मार्क्स के मूल्य के सिद्धांत की अगर हम समीक्षा करें तो मार्क्स के सिद्धांतों में अत्यंत विस्तृत परीक्षण किया गया है जो कि सभी विवादग्रस्त हैं। उनमें से कुछ आलोचनाओं व प्रत्यालोचनाओं को हम देख सकते हैं। जैसे कि पहली बात तो यह है कि मूल्य केवल श्रम के कारण नहीं होता, वस्तु की लागत में श्रम ही एकमात्र तत्व नहीं होता। एडम स्मिथ ने मूल्य के दो सिद्धांत प्रतिपादित किए थे, एक तो श्रम का सिद्धांत और दूसरा लागत का सिद्धांत। पहला सिद्धांत समाजवादी अर्थशास्त्र का आधार बना है और दूसरा पूंजीवादी अर्थशास्त्र का। इस प्रकार एडम स्मिथ पूंजीवाद एवं समाजवाद दोनों में भी ही अपना योगदान दे गए, परंतु उन्होंने स्वयं श्रम के सिद्धांत को असंतोषजनक पाकर छोड़ दिया। आधुनिक विचारकों की राय में भी पूंजी उत्पादन का एक आवश्यक साधन है। इसके निर्माण में त्याग होता है, अतः पूंजी को भी लागत में शामिल किया जाना चाहिए। मार्क्स के तर्क में एक बात स्वयं सिद्ध रूप में मान ली गई है कि मजदूर का उत्पादन उसकी मजदूरी अथवा उपभोग सामग्री से अधिक होगा। ऐसा क्यों होगा, इस बात का कोई नियम उन्होंने नहीं बताया। यदि यह परिकल्पना असत्य सिद्ध हो जाती है तो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत भी समाप्त हो जाएगा। मार्क्स का कहना है कि सब श्रम समान है। घंटे का क श्रम 1 घंटे का ख का श्रम के बराबर ही मूल्य पैदा करेगा, भले ही उत्पादन भिन्न भिन्न हो। किंतु वास्तविकता यह है कि श्रम जैसी असमान वस्तु संसार में नहीं है। 2 व्यक्तियों का श्रम अलग अलग होता है, किंतु एक ही व्यक्ति का 2 दिनों का 2 घंटों का श्रम भी एक जैसा नहीं हो सकता। मूल्य जैसी अपेक्षाकृत स्थिर वस्तु श्रम के समान अस्थिर वस्तु पर कैसे निर्भर हो गई। वस्तुतः अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत और मूल्य का श्रम सिद्धांत दोनों ही राजनीतिक दृष्टि से अधिक उपयोगी हैं, किंतु अर्थशास्त्र की सच्चाई का अंश उनमें कम है। मार्क्स के मूल्य के सिद्धांत तथा अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत का एक गंभीर दोष यह है कि मार्क्स के अनुसार लाभ बढ़ाने के लिए चल पूंजी का अधिक उपयोग होना चाहिए, अर्थात मशीनों का प्रयोग कम से कम हो, मनुष्य का अधिक हो। पूंजीवाद में इसका उल्टा पाते हैं। मशीनें निरंतर बढ़ रही हैं। इस विरोधाभास से मार्क्स अवगत थे, परंतु इसका उत्तर देने में वे स्वयं सक्षम नहीं थे। श्रम और मूल्य दोनों ही चीज़ों को भौतिकवादी मार्क्स ने अत्यंत अमूर्त एवं रहस्य बना दिया है। दोनों ही में इतने अधिक लक्षण एवं परस्पर विरोधी विशेषताएं बताई गई हैं कि श्रम से उनका क्या तात्पर्य है यह अत्यंत अस्पष्ट हो गया है। मूल्य का निर्माण व्यक्ति का श्रम नहीं करता, श्रम का वह भाग निर्माण करता है जो सामाजिक रूप से आवश्यक होता है। इसकी साफ व्याख्या उन्होंने नहीं की थी। मूल्य और कीमत यानी वैल्यू और प्राइस से भिन्न, मूल्य भी यानी वैल्यू भी प्राइस से भिन्न होती है। मार्क्स के मूल्य सिद्धांत का एक अन्य दोष यह है कि मांग, पूर्ति, दुर्लभता, उपयोगिता को बिल्कुल हटा दिया है। अनुभव यह बताता है कि मूल्य पर इन चीज़ों का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। कठिनाई यह है कि स्वयं मार्क्स ने भी उपयोगिता के महत्व को छोड़ने की कोशिश तो की है, परंतु छोड़ नहीं पाए हैं। अलेक्जेंडर ग्रे ने लिखा है कि मार्क्स का प्रारंभ से ही यह उपयोगिता के सिद्धांत का परित्याग भ्रमोत्पादक है। अपने मूल्य सिद्धांत के प्रतिपादन में उन्हें असुविधा होती थी, अतः इसे उन्होंने सामने के दरवाजे से बाहर निकाल दिया। परंतु जब
उनका मूल्य का श्रम सिद्धांत सिद्ध हो गया तो उन्होंने पीछे के दरवाजे से फिर अंदर कर लिया। मार्क्स ने स्वयं लिखा है, जिस वस्तु में उपयोगिता नहीं है उस वस्तु का कोई मूल्य नहीं हो सकता। यह स्पष्ट ही विरोधाभास है। मूल्य का श्रम सिद्धांत बहुत पुराना है। जॉन लॉक ने लिखा है कि श्रम के कारण ही वस्तुओं के मूल्य में अंतर होता है। कैंटिलॉन ने भी श्रम को ही मूल्य का कारण माना है, परंतु उन्होंने मांग और पूर्ति की उपेक्षा नहीं की है। एडम स्मिथ तथा रिकार्डो ने इस सिद्धांत को मानकर फिर त्याग कर दिया था। मार्क्स ने उसे फिर से नवीन व्याख्या के साथ प्रतिष्ठित किया है। थैंक यू वेरी मच।